जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उस दिन का जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। हम याद करेंगे ब्रिटिश सरकार के उस जघन्य अपराधों का। हम चर्चा करेंगे उस दमनकारी नीतियों का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में अंकित है। हम बात कर रहे हैं 1919 की वह घटना जो आज ही के दिन घटित हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग को भी याद आ गया होगा कि 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह उस समय की इतनी महत्वपूर्ण घटना थी, इतना भयानक घटना हुआ था, ऐसा नरसंहार हुआ था कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। पूरी दुनिया के लोगों ने इसकी निंदा की थी और हर जगह ब्रिटिश साम्राज्य का थू थू हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही क्यों। आखिर इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार था जो इस घटना को अंजाम देने में एक रीजन बनकर आया, एक कारक बनकर आया, एक तत्कालिक घटना को उद्वेलित करने में एक जिम्मेदार तत्व था। तो थोड़ा सा इतिहास देखना पड़ेगा कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय पूरा दुनिया दो गुटों में बटा हुआ था। तो उसमें एक गुट में ब्रिटेन था। यह प्रथम विश्व युद्ध की बात है। तो उस समय तो भारत पर शासन था अंग्रेजों का, तो भारत जो था वो ब्रिटिश उपनिवेश का अंग था। तो जब ब्रिटेन शामिल था तो ऑटोमेटिक है कि भारत भी शामिल था। और भारतीय नेता को उस समय लगता था, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भी भारतीय नेताओं को ऐसा आश्वासन दिया था कि आप मेरा अभी सहयोग करें और जो ही हमें सफलता मिल जाएगी प्रथम विश्व युद्ध में तो आपको हम रियायत देंगे, आपको स्वतंत्रता देंगे, आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, ऐसा आश्वासन मिला था। तो भारतीय नेताओं को भी लगता था उस समय कि अगर अभी जो ब्रिटिश खुद प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, इसकी सहायता करें तो हमें बदले में कुछ रियायत मिलेगी, ऐसा मतलब दिल में उनको आशा जगा हुआ था। और इसी कारण से गांधी जी भी ने आह्वान किया था और उनके आह्वान पे बहुत सारे भारतीय, उस समय लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, दुनिया के कई जगहों पे तैनात थे, जिसमें 43,000 तो भारतीय शहीद हो गए। अब देखिए, बात यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब भारतीय शहीद हुए 43,000, तो उसके बाद उधर क्या हुआ कि प्रथम विश्व में ब्रिटेन की तो जीत हुई। तो उसके बाद क्या था कि ब्रिटिश का तो हमेशा था यूज एंड थ्रो, वो तो हमेशा यूज करने का तकनीक जानता था, कैसे किसका उपयोग किया जाए, और वादा खिलाफी करना तो उसके डीएनए में था। अब वो क्या था कि अपने वादा से मुकर गया और उल्टे ही जो भारतीय लोग के मन में प्रतिशोध की भावना जग रही थी, गुस्सा था, उसको दबाने के लिए तरह तरह के कानून बनाने लगे। तो भारतीयों के मन में ये क्षोभ जो था और बढ़ता ही गया और पीड़ा बढ़ता गया, प्रतिशोध की भावना बढ़ता गया। इसके बाद था, अंग्रेजों ने सोचा क्यों नहीं भारतीयों का जो ये प्रतिरोध है, ये आंदोलन है, इसको दबाने के लिए कारगर नीति अपनाई जाए। और इसके लिए उसने सिडनी रॉलेट, जो ब्रिटिश जज थे, रिटायर्ड जज थे, उसकी अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी। उस कमेटी के सिफारिश के आधार पर रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ और उस कानून के मुताबिक किसी को भी पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती थी, किसी को बिना मुकदमा चलाए। उसमें था ना अपील, ना दलील, ना वकील। मतलब कोई भी ना तो वकील रख सकता है, ना कोई आर्गुमेंट कर सकता है, ना अपना पक्ष रख सकता है, ना अपील, ना तो आप कहीं पे अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पे पुलिस एक्शन ले सकती है। तो ये एक काला कानून था। जब ये काला कानून लेकर ब्रिटिश सरकार उस समय आई तो भारतीय इससे डरे नहीं, बल्कि और खुलकर प्रतिरोध होने लगा और आंदोलन तेज हो गया। और इसके कारण बहुत सारे भारतीय नेता गिरफ्तार भी हुए, जिसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को काला पानी की सजा दी गई।
अब इस दोनों को जब काला पानी की सजा दी गई तो भारतीय लोग सोचे कि क्यों नहीं अब अंग्रेज से खुलकर मुकाबला किया जाए। जब हम इसको प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए, मेरे ही साथ के बदौलत ये प्रथम विश्व युद्ध जीता, और आज वादा खिलाफी कर रहा है, आज अपने वादे से मुकर रहा है। तो इसके कारण क्या था कि जगह जगह पे प्रतिरोध हुई, लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किया। उसी में एक जो जिक्र आता है वो है जालियांवाला बाग का। अगर बहुत लोग गए होंगे तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेम्पल करते हैं, सिखों का धार्मिक भावना का केंद्र है, गुरुद्वारा है, तो उसी के बगल में है जालियांवाला बाग। बहुत तंग गली में था, बहुत छोटा रास्ता था, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और उस समय जो वहाँ का जनरल ओडायर था, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया था यहाँ पे अमृतसर में, क्योंकि वो तो विद्रोह को दबाना चाहता था। कर्फ्यू लगा दिया, जो कोई भी आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता है इस ढंग का। लेकिन देखिए ऐसा था कि 13 अप्रैल 1699 का एक और घटना इसके साथ जुड़ जाता है कि 13 अप्रैल 1699 को सिख धर्म के 10वें गुरु क्या कहते हैं, सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह, तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ की स्थापना की थी तो ये घटना को हम लोग बैसाखी के रूप में, बैसाखी पर्व के रूप में भी मनाते थे। और वो जो इलाका है अमृतसर, वो तो सिख पंजाब का इलाका है, तो वो तो सिख समुदाय का बेल्ट है, वहाँ पे सिख समुदाय के लोग थे, उनकी धार्मिक पर्व भी था, बैसाखी भी था, फसल कटने के बाद जो ये मनाया जाता है रबी फसल कटने के बाद। तो बहुत सारे लोग तो बाजार में यूं ही घूम रहे थे। तो जब यहाँ पे सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में, तो बहुत सारे लोग, बीबी बच्चा सबको लेकर पहुंच गया वहाँ सुनने के लिए, क्या भाषण हो रहा है, कैसे कैसे स्वतंत्रता सेनानी लोग किस मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो सुनने के लिए पहुंच गया। अब इधर जो था अंग्रेज जनरल ओडायर, ये पहले ही माइंड सेट कर लिया था, पहले ही तय कर लिया था कि वहाँ पर जाना है और डायरेक्ट गोली चला देना है। वो सोचा था कि अगर हम ये घटना को अंजाम देते हैं, गोली चला देते हैं, तो इससे क्या होगा कि भारतीय लोगों में दहशत फैल जाएगा और भारतीय लोग आंदोलन नहीं करेंगे। क्योंकि उसको 1857 का विद्रोह याद था। 1857 का विद्रोह कैसे फैला था और कैसे भारतीयों ने ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को दूध का दांत तोड़ दिया था, जो छठी का दूध याद दिला दिया था, कैसे किया था वो उसको याद था। और इसी डर से वो चाहता था कि गोली चला दे। वो 2 तोप लेकर भी पहुंच गया था, लेकिन चूंकि रास्ता सकरा था इसलिए नहीं पहुंच पाया वो तो। लेकिन जो ब्रिटिश फौज थी वहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई थी, बैसाखी का पर्व भी था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, उस पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। किसी को भी अलर्ट भी नहीं किया, किसी को भी भागने का, बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया, सीधे गोली चला दी, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और उस बाग के बीच में एक कुआं है, जिसमें बहुत सारे लोग तो कुआं में कूद गए जान बचाने के लिए, इसमें 200 से ज़्यादा तो उस कुआं से बाद में डेड बॉडी मिला। ये घटना इतना ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक है कि उस समय पूरी दुनिया से निंदा हुआ, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई। लेकिन जो चेम्सफोर्ड यहाँ के उस समय तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने इस घटना का समर्थन भी किया। लेकिन जब इस पर बहस ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुई, चूँकि वहाँ पर लॉर्ड क्या कहते हैं, जिस तरह से अपने यहाँ पार्लियामेंट है, संसद भवन है, लोकसभा, राज्यसभा, उसी ढंग से वहाँ पर है लॉर्ड ऑफ कॉमन्स, ये क्या कहते हैं उस सदन, और निम्न सदन वहाँ भी है। तो वहाँ भी प्रस्ताव हुआ, वहाँ भी निंदा प्रस्ताव पास हुआ, चूँकि पूरे दुनिया में इस घटना का पूरा विरोध हो रहा था, निंदा प्रस्ताव पास हुआ। और जो यहाँ का जो था जनरल ओडायर, इसको वापस भेजा गया। लेकिन ये घटना भारतीयों के दिमाग पर कितना असर पड़ा, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा जो समय विद्यालय में पढ़ रहा था, जिसका नाम भगत सिंह था, वो 12 मील पैदल चलकर गए जालियांवाला बाग और वहाँ की मिट्टी से तिलक करके कहा कि हम इस अंग्रेजों से बदला लेंगे। बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी सपूतों में एक क्रांति की बीज का बीजारोपण किया और वो मिट्टी का तिलक लगाकर वो दृढ़ संकल्पित होते थे कि हमें आज भारत माता के लिए अपना सब कुछ लुटा देना है, हमें भारत को आज़ाद करना, अंग्रेजों से बदला लेना है। उसी में से एक क्रांतिकारी थे उधम सिंह।
उधम सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें उस घटना में गोली भी लगी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय वो वही मौजूद थे, उनको गोली भी लगी थी और उन्होंने शपथ खाया था कि जनरल ओ डायर को मारना है और इसका बदला वो लंदन जाकर लिए। लंदन में 13 मार्च 1940 को वो जनरल ओ डायर को मार दिए, गोली मार दी। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उस पर केस हुआ, मुकदमा हुआ। 31 जुलाई 1940 को उसको फांसी की सजा दी गई। वो अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए भारत भूमि के लिए, लेकिन वो जनरल ओ डायर को मार दिए। तो ये घटना के बाद जो भारतीय कांग्रेस थी, अब उसके भी रुख में बदलाव आया। उन्होंने भी अपने क्रांति का जो स्वरूप था उसमें बदलाव किया। भारतीय लोगों के मन में और ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति और ज़्यादा उग्र भावना जगने लगी। और इसके बाद जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप लोग जानते हैं कि 1920 में फिर सत्याग्रह का शुरुआत हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, और पूरे भारत के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर सच कहा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में जालियांवाला बाग हत्याकांड की प्रमुख भूमिका है। और उसी दिन बीजारोपण हो गया था कि एक दिन ना एक दिन इसका सर्वनाश हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ से समाप्त हो जाएगा। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी जैसे कई लोगों ने अपना जो उपाधि अंग्रेजों ने दिया था सब कुछ लौटा दिया और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाया, ठोस रणनीति बनाया, उसके तहत ही काम करना शुरू किया। तो वो घटना को जब जब हम लोग याद करते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, तब तक रोंगटे खड़ा हो जाता है और मन करता है कि अंग्रेजों से जाकर प्रतिरोध, उससे हम बदला लें, उसके प्रति जो गुस्सा है उसका इजहार करें। खुद 2013 में आए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून, जब वो कैमरून वहाँ के प्रधानमंत्री जब आए थे तो वो भी विजिटर का जो डायरी होता है उसमें लिखे कि ब्रिटिश साम्राज्य में जालियांवाला बाग हत्याकांड एक शर्मनाक घटना थी। इसका मतलब है कि उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया, उन्हें भी लगा कि ये गलत था। तो इसे कोई भी एक सभ्य समाज कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता, जैसा कि जालियांवाला बाग में देखने को मिला। आज हम लोग उस घटना को याद करते हैं, अपने महान सपूत क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इस घटना से शिक्षा लेते हैं कि हमें सदैव अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए, अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश की अस्मिता के लिए, अपने देश के आन बान शान के लिए हमेशा हमको तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है। और कोई भी सत्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कोई भी शासक कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो अन्याय के रास्ते पर चलेगा, अगर वो अत्याचार के रास्ते पर चलेगा, तो एक दिन ना एक दिन उसका सत्यानाश होना लाजमी है, एक दिन उसका सर्वनाश हो जाएगा, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति हुआ। तो आज उन्हीं घटनाओं को हम लोग याद करते हैं और इससे सीख लेते हैं और अपने भावी पीढ़ी के बच्चों को, जो इस पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको इस बात को बताते हैं। और जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो घटना है, प्रमुख घटना है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके प्रति आदर सम्मान की भावना अपने दिल में संजोए रखें, उनके प्रति श्रद्धा अपने मन में संजोए रखें और अपनी देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। ऐसी ही भावना अपने दिल में संजोए, यही आप लोगों से उम्मीद है और आप लोगों से अपील है। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। जय हिंद।